इस वीडियो में हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको जो इसकी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, वो दो टॉपिक्स क्या थे? एक था आपका ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, वो हमने समझाया था। और दूसरी जो चीज़ थी वो था कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे एंड ट्रांसमिशन के टाइम पे आपके वेव में कोई फेस चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो वेव है वो रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन में कैसे फेस चेंजेस आते हैं। अब वो जो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझ नहीं आने वाला। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमारे जो हम पढ़ेंगे, इससे आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी सोप बबल देखा होगा, साबुन का जो बबल होता है उसके ऊपर ऐसे कलरफुल पैटर्न्स जो है इस तरह से बनते हैं। ये जो है आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है उसी की वजह से बनता है। जो आपका सोप बबल होता है बेसिकली पानी की या साबुन वाले पानी का एक बहुत सी पतला सा लेयर होता है जहाँ पे थिन फिल्म इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, और अलग अलग लाइट में जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो इंटरफेयर करके ऐसे ऐसे पैटर्न्स जो है वो सोप बबल के सरफेस पे बनाते हैं। वही हम समझेंगे अभी कि ये पैटर्न यहाँ पे कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम दो डेरिवेशन करने वाले हैं। एक नॉर्मल इंसिडेंस का डेरिवेशन होगा जहाँ पे आपकी जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मली आपके थिन फिल्म पे गिरेगी, और दूसरा जो डेरिवेशन होगा वो इंसिडेंस एट एन एंगल पे होगा जब वो रे ऑफ लाइट कोई एंगल पे गिरेगी। नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आएगा, बट यहाँ पे हम हम जो है दो फॉर्मूले डिराइव कराएंगे हर केस में, और उन फार्मूले से जो है हमारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो इस वीडियो में हम फॉर्मूला पहले ड्राइव करके आपको दिखाते हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस का नॉर्मल इंसिडेंस के क्या फार्मूले होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कंसिडर क्या करना है? सबसे पहले आप कंसिडर ये करिए कि आपका जो मीडियम है वो एयर है। ठीक है, और कहीं पे एक पतली सी फिल्म जो है डी थिकनेस की एक पतली सी फिल्म इस तरह से प्रेजेंट है, और जो ये फिल्म बनी है किसी मीडियम की बनी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका फिल्म जो है वो हो सकता है सोप फिल्म हो, जैसे जो आपका साबुन का जो बबल होता है। ठीक है, हो सकता है ये ऑयल की पतली सी लेयर हो। ठीक है, जैसे वाटर के सरफेस पे आप हल्का सा तेल डालोगे तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है, या फिर ये ग्लास हो सकता है, पतला सा कांच का टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जो है इनको हम थिन फिल्म की तरह कंसिडर करेंगे उनकी थिकनेस जब काफ़ी स्मॉल होती है। अब रे ऑफ लाइट जो है आपकी, ठीक है, ये इस थिन फिल्म पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है या नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री है। अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे का कुछ हिस्सा जो है वो तो सबसे पहले आपके इस फिल्म से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। याद करिए हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब कायदे से रिफ्लेक्शन वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है मुझे उसको इंसिडेंट रे के ऊपर ही दिखाना चाहिए था। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे को मुझे कायदे से यहाँ पे बनाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर होने चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये रे ऑफ लाइट वापस अपने पाथ को ट्रेस करके वापस जानी चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली दो तीन रेस को कंपेयर करना है, इसलिए मैं साइड में बना रहा हूँ। आप ऐसा मत समझिएगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है और इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे यहीं से इसी पाथ को वापस बैक ट्रैक कर रही है। मैंने साइड में बस इसलिए बनाया है ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन आगे कर सकें। ठीक, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब पहला सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या इस रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज आ रहा है? ध्यान से देखिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था और जो भी मीडियम आपने लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, तो आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो। रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेस चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई फेस चेंज आएगा आपका, यह जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो पाई फेस शिफ्टेड होगी। ये हमने जो है पिछली वीडियो में देख रखा है। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ट्रांसमिटेड रे तो मैं यहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड रे। अभी इसको मैं रिफ्रैक्टेड रे कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होके आपके फिल्म के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं। क्या रिफ्रैक्टेड रे में कोई आपका फेस चेंज आएगा? सवाल आता है
क्या इसमें रिफ्रैक्टेड रे में कोई फेस चेंज आएगा? तो नहीं, रिफ्रैक्टेड रे में कोई फेस चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो भी ट्रांसमिटेड रे होती है, ठीक है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, उसमें कभी कोई फेस चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे में तो हमारा कोई फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें भी नो फेस चेंज। चलिए, अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे जो हमारा थिन फिल्म का जो दूसरा सरफेस है, जब उस वहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, तो अगेन क्या होगा, इस रिफ्रैक्टेड रे का कुछ हिस्सा जो है वो फिल्म के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है ट्रांसमिटेड रे बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांसमिटेड रे बोल दे रहे हैं। क्या ट्रांसमिटेड रे में कोई फेस चेंज आएगा? तो नहीं, ट्रांसमिटेड रे में कोई फेस चेंज नहीं आता। आप चाहे डेंसर से रेयर मीडियम में जाओ या चाहे रेयर से डेंसर मीडियम में जाओ, तो ट्रांसमिटेड रे में भी कोई फेस चेंज नहीं है, तो नो फेस चेंज। ओके। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है फिल्म के बाहर आ जा रहा है, बट इसका कुछ हिस्सा जो है वापस से अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वापस से जो है अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। तो उसको मैं साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको साइड में बना रहा हूँ। ये रे जो है ये ऑब्वियसली अपना ही पाथ बैक ट्रैक करेगी, बट साइड में बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम उसको अलग दिखा सकें। अब जो ये इस जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम कह सकते हैं कि सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये हमारी यहाँ पे थी जो फिल्म के ऊपर वाले लेयर से रिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फिल्म के नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कह दे रहे हैं। ओके। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे आपकी इसमें क्या फेस चेंज आएगा? इसमें कोई फेस चेंज आएगा? ये अब आप सोचने की कोशिश करिए। तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हमें कैसे मिली? ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हमें मिली जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, ये वाली, ठीक है, वो आ रही थी और उसका कुछ हिस्सा जो है बाउंस बैक कर गया, ठीक। रिफ्रैक्टेड रे का कुछ हिस्सा बाउंस बैक कर गया। अब रिफ्रैक्टेड रे आपकी डेंसर मीडियम में थी, μ1 से ज़्यादा है, और फिर वो जाना चाह रही थी रेयरर मीडियम में, एयर में जाना चाह रही थी, जिसका म्यू जो है वो 1 के बराबर है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेंसर से रेयर मीडियम में रे जा रही थी और उसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज आपको नहीं मिलेगा, तो नो फेस चेंज, ठीक। अगेन अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड फाइनली ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वापस से क्या हो सकती है, ये बाहर निकल सकती है, ठीक है। वापस से रिफ्लेक्टेड रे जो है आपके थिन फिल्म के ऊपर वाले सरफेस से बाहर निकल सकती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रिटर्निंग रे नाम दे देते हैं, क्योंकि ये वापस आ रही है, ठीक है। तो ये रिटर्निंग रे नाम दे दे रहे हैं इसको, ठीक है, रिटर्निंग रे। अब बताइए इसमें क्या कोई फेस चेंज होगा? तो नहीं, रिटर्निंग रे में कोई फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सीधे जा रहे हो, ट्रांसमिशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्निंग रे में कोई फेस चेंज नहीं होगा, तो नो फेज चेंज। ओके। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमने समझ लिया, ठीक है, कि यहाँ पे कोई फेस चेंज इसमें नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इंसिडेंट रे जब तुरंत रिफ्लेक्ट हुई थी तो उसमें पाई का फेस चेंज आया था, क्योंकि आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहे थे। रिफ्लेक्टेड रे जो है पाई का फेस शिफ्ट आएगा। एंड फिर इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके यहाँ अंदर गई, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे आप डेंसर मीडियम में थे और रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज नहीं आया। एंड देन ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे वापस से रिटर्निंग रे के फॉर्म में बाहर निकली। ये तो ट्रांसमिशन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई फेस चेंज नहीं आया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दो तरह की वेव्स जो हैं आपको वापस मिल रही हैं। एक तो जो तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है, इंसिडेंट रे तुरंत रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिली पाई फेस शिफ्ट के साथ, और दूसरा जो आपको टाइप ऑफ रे मिल रहा है वो आपका इंसिडेंट रे है, अंदर जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है थिन फिल्म के नीचे वाले सरफेस से और बाहर निकल रहा है, ठीक है। रिटर्निंग रे में कोई फेस चेंज नहीं है। ये दोनों जो रेज़ हैं, ठीक है, एक जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से आपको मिल रही है और एक दूसरा जो पहले ट्रांसमिशन देन रिफ्लेक्शन एंड फर्दर ट्रांसमिशन से आपको मिल रही है, ये दोनों जो रेज़ हैं अब ये आपस में इंटरफेरेंस का फिनोमेना दिखा सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो रेज़ हैं ये इंटरफेयर करेंगे आपस में, ठीक, ये दोनों रेज़ इंटरफेयर करेंगे आपस में।
ओके। एंड इंटरफेयर क्यों करेंगी, अभी देखो यहाँ पे तो मैंने इनको थोड़ा दूर दूर बना के दिखाया है, बट आपको भी पता है कि ये सारी रेज जो हैं, जितने भी रेज मैंने यहाँ बनाई हैं, ये सब एक के ऊपर एक ही हैं, इसी लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो है इनके बीच में होगा। अब इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ने के लिए और हमारा कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, हमें पाथ डिफरेंसेस जो है पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पाथ डिफरेंस पता होगा तो हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल पाथ कैलकुलेट किया था और वही हमारा पाथ डिफरेंस हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है कि किसी रे को कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। वही हमारा पाथ डिफरेंस होता था। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मैं आपको जल्दी से याद दिलाऊं, ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जो आपकी स्लिट थी उसमें से जो दोनों रेज ऑफ लाइट निकल रही थी वो ऑलमोस्ट पैरेलल थी, ठीक है। और हमने क्या देखा था, नीचे वाली रे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, अगर ये एंगल आपका थीटा था तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जा रहा था, स्लिट्स के बीच का गैप डी था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस था ये डी साइन थीटा था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो नीचे वाली रे को ट्रैवल करना पड़ रहा था। बाकी तो जो रेज हैं, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। ये वाली रे का इतना हिस्सा और ये वाली रे का इतना हिस्सा, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। नीचे वाली रे को एक एक्स्ट्रा डी साइन थीटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, जो कि हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बन जाता था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और इस डेल्टा एक्स को हम इक्वेट कर देते थे, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना है तो एन लैम्डा से दिखाते थे, और अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना है तो आपको याद होगा n प्लस हाफ लैम्डा से दिखाते थे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स एन लैम्डा से आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मिल जाता था, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा से आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मिल जाता था, वेयर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वॉज डी साइन थीटा इन द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। यहाँ पे हमें अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे ही हमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमें अपना पाथ डिफरेंस चाहिए, और फिर पाथ डिफरेंस को हम एक बारी एन लैम्डा और एक बारी एन प्लस हाफ लैम्डा से इक्वेट करके हम अगेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस सिमिलर है, सेटअप जो है वो बस हमने चेंज कर दिया है। तो अब पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए वो देखते हैं। तो देखिए, हमें पाथ डिफरेंस किन के बीच में निकालना है, रिटर्निंग रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए इन दोनों रेज में से कौन सी रे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि रिटर्निंग रे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले इंसिडेंट रे आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर अंदर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर जाके वो बाहर निकल रही है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या था, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे तुरंत बाहर निकल गई, ठीक है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया। फिर मेरा सवाल होगा आपसे, रिटर्निंग रे को कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपको तुरंत मिल रही थी, रिटर्निंग रे के लिए पहले आपको अंदर जाना पड़ रहा था, अंदर आपको रिफ्लेक्शन करके वापस बाहर आना पड़ रहा था। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है रिटर्निंग रे को, रिटर्निंग रे को एक बार नीचे और एक बार ऊपर ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो 2 बार डी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डी डिस्टेंस जो है वो आपके रिटर्निंग रे को एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा जियोमेट्रिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय रिटर्निंग रे, कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको 2D एक्स्ट्रा जो है ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। बट अब क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ बराबर है, क्योंकि देखिए पाथ डिफरेंस जो है हमारा ऑप्टिकल पाथ ही हम लेते हैं हमेशा पाथ डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ में ही जो है आपका जो वेव होता है वो अपना ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको पिछली वीडियो से याद होगा, जो वेवलेंथ होता है वो मीडियम के अंदर श्रिंक कर जाता है, ठीक है। कोई भी मीडियम होता है अदर देन वैक्यूम या एयर, उसमें आपका वेवलेंथ जो है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो वेव का जो ओरिजिनल वेवलेंथ था, जिसको हम पिछली वीडियो में लैम्डा नॉट से दिखा रहे थे, वो श्रिंक होके आपका कुछ और वेवलेंथ लैम्डा एन हो जाता है। तो अब उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो वेवलेंथ का जो श्रिंकेज है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें जो है ज्योमेट्रिकल पाथ नहीं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए होता है,
ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ यहाँ पे मीडियम जो है चेंज हो गया है, जिसकी वजह से लाइट का वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गया है। तो तुरंत जो है मैं पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स को तुरंत जो है इसको मैं एन लैम्डा या एन प्लस हाफ लैम्डा से इक्वेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो अंदर लाइट का ही वेवलेंथ चेंज हो चुका है। पहले आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो लाइट का वेवलेंथ चेंज हुआ है उसको पहले कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब उसको कॉम्पनसेट कैसे करते हैं हम? अब उसको कॉम्पनसेट करते हैं हम ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। और अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो से, ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल पाथ से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑप्टिकल पाथ को? फॉर्मूला पिछली वीडियो से याद करिए। ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो म्यू टाइम्स जियोमेट्रिकल पाथ होता है। ठीक है, म्यू हमें पता है किसी भी मीडियम के लिए हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि वैक्यूम के लिए 1 होता है, किसी अदर मीडियम के लिए म्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ज्योमेट्रिकल पाथ में जब आप 1 से बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको ऑप्टिकल पाथ मिलेगा। तो ऑप्टिकल पाथ हमेशा ज्योमेट्रिकल पाथ से ज़्यादा होगा। तो जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल पाथ हमने कैलकुलेट किया था 2D, उसमें आपको बस क्या करना है, म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ, जो कि हमारा 2D है। ठीक है, तो इसको हम 2 म्यू डी हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस है रिटर्निंग रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये एक्चुअल हमारा पाथ डिफरेंस है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो होता है वही हमेशा हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिकल पाथ ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्चुअल पाथ डिफरेंस हो। ठीक है, क्योंकि मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ चेंज कर सकता है। ओके, फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अच्छा अगर ज्योमेट्रिकल पाथ हमेशा ट्रू पाथ डिफरेंस नहीं होता है, ऑप्टिकल पाथ हमेशा ट्रू पाथ डिफरेंस होता है, तो ये आपने हमें इंटरफेरेंस के केस में क्यों नहीं पढ़ाया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं पढ़ाया? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, क्योंकि अगेन अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका सब कुछ वैक्यूम में या एयर में हो रहा था। ठीक है, कोई मीडियम का चेंज आपको वहाँ नहीं मिल रहा था। दोनों जो रेज ऑफ लाइट थी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, दोनों रेज ऑफ लाइट आपकी इस तरह से ट्रैवल कर रही थी। यहाँ पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और अगर ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जा रहा था, डेल्टा एक्स आपका डी साइन थीटा तुरंत आ जा रहा था। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस नीचे वाली रे ट्रैवल कर रही थी वो उसी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही थी जिसमें ये दोनों रेस ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आया है डी साइन थीटा, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो म्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एयर या वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है, तो एयर या वैक्यूम का जो म्यू होता है वो रफली 1 होता है, तो म्यू से मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि हम हमारा जो है ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करें। यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो मीडियम ऑफ ट्रैवल है वो चेंज हो रहा है। तो ओके, वेरी गुड, हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है हमारा मिल गया है 2 टाइम्स म्यू डी। ठीक है, अब हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मिल गया है, तो हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस लिख सकते हैं बिटवीन रिटर्निंग रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बट उससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो सेकंड चीज़ पढ़ी थी, अब वो भी काम आएगी हमारे, कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के टाइम पे फेज जो चेंज होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप देखिए, पाथ डिफरेंस तो आपने कैलकुलेट कर लिया और आपने बता दिया कि हाँ रिटर्निंग रे को एक एक्स्ट्रा 2 म्यू डी का पाथ डिफरेंस फील करना पड़ रहा है। पर एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है, देखिए, पाथ डिफरेंस तो एक चीज़ होती है, फेज डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। अब रिटर्निंग रे में तो कोई फेस चेंज नहीं है, बट रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेस चेंज आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेस चेंज आ रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वापस ले जाऊँ। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स था, ठीक है, ये एन लैम्डा हम लेते थे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड डेल्टा एक्स जो हमारा पाथ डिफरेंस जब हम उसको एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर करते थे तो वो हमारा केस होता था फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये हमारे कंडीशंस बनते थे। ठीक है, व्हेन डेल्टा एक्स वाज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारा
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता था, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता था। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, अगेन आप वो वीडियो याद करने की कोशिश करिएगा जहाँ पे हमने ये फॉर्मूले डिराइव कराए थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका कंडीशन होता है कि एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा से मैच कर रहा है, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। ठीक है, इस तरह से कुछ, ये हमारी पहली वेव है और ये हमारी दूसरी वेव है। ठीक है, तो एक का मैक्सिमा दूसरे के मैक्सिमा से जब मैच करता था तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मिनिमा से मैच करता था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है, पाथ डिफरेंस नहीं, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि फेज डिफरेंस जो है, ठीक है, डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है वो तो या तो आपका 0 है या फिर 2 पाई है, 4 पाई है, या इस तरह से कुछ है। मतलब आपका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो 2n पाई के बराबर आ रहा है। ठीक, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जब एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा से मैच कर रहा है, वेव्स जो है हमारी एड अप हो जाती हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं कि यहाँ पे बताइए फेज डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है, ठीक है, या तो वो पाई है या फिर 3 पाई है, 5 पाई है, या आप बोलोगे कि पाई का ऑड मल्टीपल है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, 2n प्लस 1 पाई आ रहा है यहाँ पे आपका। इस केस में क्या होगा, आपके वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमने केस ये लिया था तो उसमें हमने ये शो किया था कि ये एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए आता है जब आपका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है वो 0 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट केस बता रहा हूँ मैं। और एन प्लस हाफ लैम्डा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है जब डेल्टा फाई जो है वो आपका पाई के बराबर होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी वेव्स हैं, ठीक है, इनमें पहले से ही रिफ्लेक्टेड रे में पहले से ही एक पाई का एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट आ गया है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे में पहले से ही फाई का एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट है। उसके वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो कंडीशंस होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो कंडीशंस होते हैं वो हमारे फ्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे में पहले से ही एक्स्ट्रा पाई का फेज शिफ्ट आ गया है। ठीक है, तो उस पाई के फेज शिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए था वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए था वहाँ कंस्ट्रक्टिव हो जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ओरिजिनली कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है फाई का 0 होना चाहिए था, तो ये कंस्ट्रक्टिव का केस होता। बट यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, इस वेव को मैं पाई फेज से आगे घिसका दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी इस वेव को मैं पाई के फेज से आगे घिसका दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो है इस वेव का मिनिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा से मैच करने लगा, तो जो कंस्ट्रक्टिव वाला केस था वो तो अब हमारा डिस्ट्रक्टिव वाला केस हो गया है कि नहीं। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, हमारा एक वेव का मिनिमा दूसरे वेव के भी मिनिमा से मैच कर रहा है, मिनिमा से मैच कर रहा है, तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव वाला केस था वो अब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस बन गया इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे आपका फेज डिफरेंस जो है वो पाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस तो हमारा 2 म्यू डी है, ये हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। फेज डिफरेंस जो है एक एक्स्ट्रा फेज आने की वजह से, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फेज रिफ्लेक्शन की वजह से होने की वजह से हमारे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो कंडीशंस होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि पाई का एक्स्ट्रा फेज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के जो केसेस होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, क्योंकि आपको इन द एंड एग्ज़ाम में जो फॉर्मूला है वही यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस हमने निकाल दिया है, पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन के केस में इंटरफेरेंस देखना है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस in the case of reflection, ठीक है,
रिफ्लेक्शन के केस में हमें इंटरफेरेंस देखना है। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि सिंस द डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड वेव already has a phase shift of pi, ठीक है, the conditions of constructive and destructive interference are flipped, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, जो कि अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था 2 म्यू डी आ रहा था, ठीक है। नॉर्मल केस में आप इसको एन लैम्डा के बराबर करते हैं, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का फ्लिप हो गया है कंडीशन, तो इसको आप एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर करोगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस आपका जो डेल्टा एक्स है 2 म्यू डी, ठीक है, उसको आप एन लैम्डा के बराबर करोगे। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो फ्लिप हो गए हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैंने गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस फ्लिप हो जा रही हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन एन प्लस हाफ लैम्डा हो जा रही है, क्योंकि वो आपको जो एक्स्ट्रा पाई का फेज शिफ्ट है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है पाथ डिफरेंस में एक्स्ट्रा हाफ वेवलेंथ जो है उसको ऐड करके, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद होगा एक्स्ट्रा हाफ वेवलेंथ जो होता है, आधी वेवलेंथ जो होती है, ठीक है, लैम्डा बाई 2, ये पाई फेस के बराबर होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे में पहले से ही एक पाई का फेस शिफ्ट है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए हमको वेवलेंथ में भी हाफ लैम्डा का एक एक्स्ट्रा एडिशन अपनी तरफ से करना पड़ रहा है ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो ये रिफ्लेक्शन के केस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है, ठीक। जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको वापस मिल रही है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। वही आपको जो है सोप बबल में अलग अलग कलर्स के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप कहीं देख सकते हो इसमें कहीं पिंक कलर दिख रहा है, कहीं ग्रीन दिख रहा है, कहीं ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग कलर जो है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। जहाँ पे जिस कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो कलर आपको वहाँ पे दिखाई देता है। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कौन से कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो क्वेश्चन लगाने के बाद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस लिखा था इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो रोशनी वापस आपको आ रही है, ठीक है, जो रोशनी फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको आ रही है, उसका हमने देखा था कि उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। एक केस और यहाँ बन सकता है, ठीक है, जो थोड़ा कम पूछा जाता है बट इससे भी केस बन सकता है कि ट्रांसमिटेड लाइट में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। अब आप बोलोगे वो कैसे? रिफ्लेक्टेड लाइट तो हम देख रहे हैं कि अच्छा एक लाइट आपकी तुरंत रिफ्लेक्ट हुई थी और एक लाइट अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर आई थी, और ये दोनों जो लाइट थी आपस में इंटरफेयर कर रही थी। ट्रांसमिटेड में तो आप बोलोगे मुझे तो एक ही लाइट दिख रही है, दो लाइट तो है नहीं, दो रेस तो है नहीं, कहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस होगा? तो देखिए ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस आपका जो है कैसे होता है कि जो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इसका कुछ हिस्सा बाहर तो निकलता है बट इसका कुछ हिस्सा वापस से अंदर रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एक्चुअली ये कई बार अंदर होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं आपके थिन फिल्म के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर रहा हूँ इधर के साइड। थिन फिल्म के अंदर जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे था इसमें मैंने आपको केवल ये दिखाया था कि इसका ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल रही है रिटर्निंग रे के पॉसिबल में, बट अगेन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सेकंड रिफ्लेक्टेड रे का कुछ हिस्सा वापस से अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, जिसको अगेन मैं साइड में बना रहा हूँ और इसको मैं थर्ड रिफ्लेक्टेड रे बोल रहा हूँ क्योंकि तीसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे अंदर आई, यहाँ पे आप देखिए इंसिडेंट रे अंदर आई, ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो जा रहा था, तो ये अंदर बाहर जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया ये हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अंदर फिर से एक बार और रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो उसको हम थर्ड रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है।
ओके, अब थर्ड रिफ्लेक्टेड रे में मैं आपसे पूछूं कि क्या बताइए थर्ड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज आया है? तो देखिए, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे जो थी आपकी, ये डेंसर मीडियम में थी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में थी। सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में थी, जिसका म्यू जो है वो 1 से ज़्यादा था, और वो रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कोई फेस चेंज इसमें नहीं आएगा। तो थर्ड रिफ्लेक्टेड रे में भी कोई फेस चेंज नहीं होगा, नो फेस चेंज। ठीक है, एंड देन ये थर्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसका कुछ हिस्सा बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसको हम चलिए बोल देते हैं इमर्जेंट रे बोल देते हैं। बताइए इमर्जेंट रे में कोई फेस चेंज होगा? तो नहीं, ये तो बेसिक ट्रांसमिशन का केस है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है, तो इसमें भी कोई फेस चेंज नहीं आएगा, तो नो फेस चेंज। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड रिफ्लेक्टेड रे का कुछ हिस्सा वापस से अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए, फोर्थ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बट अब हम उतने हाई कंडीशन में हम नहीं जाने वाले। ठीक है, उतना हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शन हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये वाला जो कंडीशन था इंटरफेरेंस का, ये रिफ्लेक्शन के केस में हो रहा था, जो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आपको मिल रही थी। जैसे ये इंसिडेंट रेज इधर से आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा जो जिसकी तरफ से इंसिडेंट रे आ रही हैं और रिफ्लेक्टेड रेज उसको वापस मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था ये था इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। और थिन फिल्म से कुछ रोशनी जो है वो बाहर निकल सकती है, लाइक ट्रांसमिटेड रे एंड इमर्जेंट रे, ये भी आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, और इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये दोनों रेज भी आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, और इनका केस बनेगा इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा बताइए, इन रेज में जब हम इंटरफेरेंस कराएंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले फ्लिप होंगे? तो आप देखिए, ट्रांसमिटेड रे में कोई फेस चेंज नहीं था, इमर्जेंट रे में कोई फेस चेंज हमें नहीं मिल रहा है। तो ट्रांसमिटेड रे और इमर्जेंट रे का जब इंटरफेरेंस होगा तो इनके फॉर्मूले जो हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के, वो फ्लिप नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कोई फेस चेंज नहीं मिल रहा है। केवल जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे थी उसी में पाई का फेस शिफ्ट आ रहा था। ट्रांसमिटेड और इमर्जेंट रे में कोई फेस शिफ्ट नहीं है, तो इनके फॉर्मूले फ्लिप नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन हम देख लेते हैं जल्दी से। इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि क्या कहते हैं, सिंस इमर्जेंट रे, या देर इज़ नो फेज डिफरेंस। ठीक है, सिंस देर इज़ नो फेज डिफरेंस in the case of transmitted and emergent rays। ठीक है, the conditions for constructive and destructive interference रिमेन द सेम। मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए n+12 लैम्डा। ठीक है, अच्छा पाथ डिफरेंस अगर आप बोलोगे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, ट्रांसमिटेड रे और इमर्जेंट रे में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस जो है वो 2μd ही आएगा। ठीक है, क्या होगा कि देखिए इंसिडेंट रे तुरंत ट्रांसमिटेड रे बाहर आ रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिटेड रे का आप देख सकते हो कि ये लेंथ ट्रैवल कर रहा है ट्रांसमिटेड रे, और इमर्जेंट रे जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये आया यहाँ पे अंदर रिफ्लेक्ट हुआ और फिर वापस आके यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ट्रांसमिटेड रे सीधे बाहर निकली। ठीक है, और इमर्जेंट रे इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, सेकंड रिफ्रैक्ट, सेलेक्टेड, थर्ड रिफ्लेक्टेड और वापस। इमर्जेंट रे आप देख सकते हो कि उसको जो है बेसिकली एक बार अंदर यहाँ रिफ्लेक्शन और ये अंदर रिफ्लेक्शन, यहाँ 2 बार अंदर जो है एक्स्ट्रा बस रिफ्लेक्शन फील करना पड़ रहा है इमर्जेंट रे को निकलने के लिए। ठीक है, या मैं अगर मैं कलर में बनाऊँ तो कलर में मैं ऐसे बना सकता हूँ कि तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड। ठीक, और कलर चेंज करते हुए इमर्जेंट रे के लिए इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड,
सेकंड रिफ्रैक्टेड, थर्ड रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इतना लेंथ, ये इतना लेंथ और ये दोनों लेंथ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ट्रांसमिटेड और इमर्जेंट के लिए। ठीक है, ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, यही इमर्जेंट रे को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, उनका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस d है। ठीक है, यह ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस 2d है क्योंकि 2 बार, और फिर ऑप्टिकल डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स म्यू डी हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो है वो ट्रांसमिटेड और इमर्जेंट के बीच में वो 2 टाइम्स म्यू डी ही है। ठीक है, पाथ डिफरेंस वही है। ठीक है, और फेज डिफरेंस कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो हम तुरंत जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का सेम फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूले जो हैं इसमें क्या हो जाएंगे, मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। ट्रांसमिशन के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फार्मूला है, ठीक है, वो n लैम्डा हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव का फार्मूला n प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n लैम्डा और यहाँ पे n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला जो है ट्रांसमिटेड लाइट का जो फार्मूला होता है वो यंग्स डबल स्लिट से एग्जैक्ट मैच करता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाले में जो केस होता है आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, वो फ्लिप हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको पाई का फेज शिफ्ट मिल रहा है। तो अब इतनी जो भी मैंने बात करी, आधे घंटे से जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे सीख क्या लेनी है या आपको एब्जॉर्ब क्या करना है इन द एंड, कि अगर क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का केस आप फ्लिप कर दीजिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ट्रांसमिशन का आ रहा है तो जो कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला था वही रहेगा और जो डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला था वो वही रहेगा। और पाथ डिफरेंस तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2 म्यू डी होता है। तो यही हमारा जो है इसमें पूरा जो लंबी कहानी है वो यही है। एक टेबल मैं चाहूँ तो नीचे बना दे रहा हूँ इसके लिए। तो टेबल मैंने यहाँ नीचे बना दिया है। ठीक है, बस यही जो दो आपके फॉर्मूले हैं, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो लग जाएंगे। नॉर्मल इंसिडेंस वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं से लग जाएंगे। ठीक, ट्रांसमिटेड लाइट में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए n प्लस हाफ लैम्डा होता है। रिफ्लेक्टेड में क्योंकि पाई का एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव वाला फार्मूला लगता है और डिस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्टिव वाला फार्मूला लगता है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम इंसिडेंस एट एन एंगल वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है। आप चाहो तो देख सकते हो या फिर आप चाहो तो वीडियो के एंड में स्किप करके फाइनल फार्मूला भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ। फाइनल फार्मूला जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, सिमिलर ही है। ये हमारे कंस्ट्रक्ट और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट वाला जो हमने ऊपर लिखा है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो टर्म या एक एक्स्ट्रा मल्टीपल जो है वो आ जाता है, जो मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो बस फॉर्मूला फाइनल याद रख सकते हो। बट एनीवेज, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डेरिवेशन मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एट एन एंगल मान लीजिए आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका आई है, वही आपका थिन फिल्म मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है। ठीक है, फिल्म की थिकनेस जो है वो डी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पहली जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये एंगल ये आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये आपका इंसिडेंट लाइट था। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, एंड ध्यान से देखिए रिफ्लेक्टेड रे आपका, आप ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहे हो। ठीक है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें आपने पढ़ रखा है पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग कि पाई का फेज शिफ्ट आता है, तो पाई फेज शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है। एंड देन इंसिडेंट रे का कुछ हिस्सा जो है अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है या रिफ्रैक्ट हो सकता है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। एंड रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि आप बेसिकली ट्रांसमिशन का केस हो रहा है तो उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, नो फेज चेंज। ठीक है, अच्छा, क्या ये एंगल सेम होगा? नहीं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये एंगल चेंज हो जाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोल देते हैं हम। एंड देन उसके बाद क्या होगा, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें सरफेस नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए
ये दोनों रेस ये थिन फिल्म है और हम थिन फिल्म का थिकनेस जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस डी है। तो क्या कहते हैं, अगर ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होंगे और ये इन दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल है, ठीक है, जो दो हमने नॉर्मल बनाए हैं ऊपर वाले सरफेस पे और नीचे वाले सरफेस पे, वो भी पैरेलल होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो नॉर्मल है और ये वाला जो नॉर्मल है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब आप देखिए, ये नॉर्मल है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे ट्रांसवर्सल का बिहेव कर रही है। अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका आर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले क्राइटेरिया से, ठीक है। अगेन दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, ट्रांसवर्सल ये रहा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये भी आपका आर हो जाएगा। ओके, देन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अंदर वापस से रिफ्लेक्ट कर सकती है, इस तरह से अंदर वापस से उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड देन आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका कुछ हिस्सा बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। इसको यूजुअली इमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ इमर्जेंट रे ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। क्या इमर्जेंट रे में कोई फेस चेंज होगा? नहीं, ये सिंपल ट्रांसमिशन से आ रही है तो नो फेस चेंज, ठीक है। एंड देन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इसका सेकंड मतलब ये दूसरी रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे मैंने बोल दिया। क्या सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे क्या था, आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जा रही थी। डेंसर से आप रेयर में जा रहे थे और तब रिफ्लेक्शन हुआ है, तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज नहीं आएगा, तो नो फेज चेंज, ठीक है। एंड फिर फाइनली मुझे यहाँ पे एक बार और सरफेस नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्राइटेरिया से ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। एंड ये वाली जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो इसको हम रिटर्निंग रे का नाम दे रहे हैं, रिटर्निंग रे, ठीक है। रिटर्निंग रे आपका सिंपल ट्रांसमिशन के ज़रिए से बना है, ठीक है। सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे जो थी उसका कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो इस रिटर्निंग रे में भी ऑब्वियसली कोई फेस चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे में कोई फेस चेंज नहीं है और यहाँ पे सिंपल ट्रांसमिशन हो रहा है, तो रिटर्निंग रे में भी नो फेस चेंज, ठीक है। एंड अगेन आप देख सकते हो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे वो आप अंदर से वापस रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह से थर्ड रिफ्लेक्शन होगा, उसका कुछ हिस्सा बाहर आएगा, कुछ हिस्सा वापस से अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर उसका कुछ हिस्सा बाहर जाएगा और फिर अंदर रिफ्लेक्शन होगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के केस बन सकते हैं यहाँ पे, बट हम हायर ऑर्डर रिफ्लेक्शंस नहीं पढ़ते, ठीक है, हम यहीं तक स्टॉप कर जाते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगेन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है रे जो है एंड हमारी जो हमारा जो एक मिनट सॉरी, हाँ, जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिटर्निंग रे है, इनमें वापस से क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस होगा, ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी, ठीक है। और एंड आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज शिफ्ट है और रिटर्निंग रे में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो पाई, यहाँ पे पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है और यहाँ कोई फेज शिफ्ट नहीं है, तो आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है। जैसा पिछले केस में हो रहा था, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे पाई का फेज शिफ्ट आ रहा था और इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं था, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूले फ्लिप हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ भी फार्मूला फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, बट हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस निकालना ही जो है इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम है, ठीक है, वही हमें बस देखना है पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी। अब ज्योमेट्री जो है मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है, आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मैंने कनेक्ट कर दिया है, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उसको मैं नाम ए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम बी दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम सी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सी से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया है उसको नाम डी दे रहा हूँ और इस पॉइंट को नाम ई दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो जो मैंने पॉइंट्स नेम किए हैं वो आप देख सकते हो इस तरह से। अब आप देखिए ये कुछ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला भी आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लेना पड़ेगा। जो आपकी रिटर्निंग रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो देख सकते हो कि इतना जो मैंने पार्ट शेड किया है वो तो सेम है दोनों में, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये इक्वल लेंथ ट्रैवल करेंगे, रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्निंग रे ये पाथ इक्वल ट्रैवल करेंगे। इंसिडेंट रे को ये इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे को ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, और रिटर्निंग रे को मीडियम के अंदर जाके वापस आना पड़ रहा है, उसको ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है रिटर्निंग रे को, ये इतना पाथ, एंड रिफ्लेक्टेड रे को ये इतना पाथ एक्स्ट्रा एडी पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाथ दोनों रेस ट्रैवल कर रही हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल हमें और देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल जो है आपका आई है, ठीक है, ये एंगल आपका आई है, ठीक है। ये नॉर्मल था तो ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका वापस से आई हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका यहाँ आई हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा क्या कैलकुलेट कर लें हम, हाँ, हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारी रिटर्निंग रे है वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो रिटर्निंग रे जो है वो ए बी प्लस बी सी जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जियोमेट्रिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय रिटर्निंग रे, तो कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है वो, ए बी प्लस बी सी एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। एंड हम ज्योमेट्रिकल पाथ की बात कर रहे हैं, हम उसको बाद में ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी कितना है, आप ए बी आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस ट्राइंगल में अगर आप देखो ए ई बी में, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ठीक है, क्योंकि वो फिल्म की थिकनेस है डी, ठीक है, और ये एंगल आर है। हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, ए बी जो है हमारा हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बी कोसाइन आर जो है वो हमारा डी के बराबर है, ठीक है। हमें क्या पता है कि हमारा ए बी कोसाइन आर जो है हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो यहाँ से हमें ए बी जो है वो क्या मिल जाएगा, डी बाय कोसाइन आर मिल जाएगा। एंड बी सी भी जो है वो सेम तरह से आपको डी बाय कोसाइन आर मिल जाएगा, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी जब आप करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 2d बाय कोसाइन आर आ जाएगा। पहले आप इतना देख लीजिए, ठीक है, 2d बाय कोसाइन आर आ गया, ओके। फिर इसके बाद ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ था, इसको हम ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, या एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय रिटर्निंग रे, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली इस चीज़ में हम क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2d बाय कोसाइन आर टाइम्स म्यू, तो ये आपका 2 म्यू डी बाय कोसाइन आर हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारी आ गई, रिटर्निंग रे जो है वो एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ कितना ट्रैवल कर रही है वो हमें पता चल गया। रिफ्लेक्टेड रे हमारा कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ का ट्रैवल कर रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए अब आप ट्रायंगल ए डी सी पे फोकस करिए। ट्रायंगल ए डी सी पे हमें ए डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए डी कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल आई पता है, ठीक है, बट हमें जो हाइपोटेन्यूस है ए सी वो चाहिए। ए सी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए सी जो है अगेन हम ए ई सी ट्रायंगल का यूज़ करते हुए हम ए ई कैलकुलेट कर सकते हैं, और ई सी उस ए ई के बराबर होगा तो डबल करके हमें पूरा लेंथ ए सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई हमको ए ई साइड चाहिए, ठीक है, और हमें बी ई साइड पता है, तो हम tan आर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। tan आर हमें क्या दे देगा, tan आर हमें दे देगा परपेंडिकुलर जो कि ए ई है और बेस जो कि बी ई है,
ए ई हमें कैलकुलेट करना है, बी ई हमें पता है कि वो फिल्म थिकनेस डी के बराबर है, तो ए ई जो है वो क्या आ जाएगा आपका डी टैन आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए ई डी टैन आर के बराबर आ गया। दूसरी चीज़ जो है, आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी बी ई कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए ई ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ बट मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है। ठीक है, तो ई सी जो है वो भी डी टैन आर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ए सी जो है, देयरफॉर ए सी जो है वो 2D टैन आर हो जाएगा। ठीक है, ए सी जो है वो 2D टैन आर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम ट्रायंगल ए डी सी लेंगे जिसमें हमें ए डी चाहिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, हमें ए डी चाहिए और हमें ए ई पता है, ए सी पता है। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, ए डी जो है वो आई के अपोजिट वाला एंगल है तो वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लेंगे ए डी सी में साइन आई। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक है, ए डी हमें कैलकुलेट करना है। ए डी जो है हमारा क्या आ जाएगा, ए डी बाय ए सी हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, वो 2D टैन आर था, 2D टैन आर था। ठीक है, तो ए डी हमारा क्या आ जाएगा 2D टैन आर टाइम्स साइन आई। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए डी जो है वो क्या हो गया, ए डी हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल पाथ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ होगा। और एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल पाथ अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे के केस में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ सेम ही होगा क्योंकि वो एयर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एयर का μ1 होता है, तो एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। तो एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे, तो वो किसके बराबर है, वो ए डी के बराबर है। और ए डी अभी हमने जस्ट नीचे कैलकुलेट करके आपको दिखा रखा है, वो आपका 2D टैन आर टाइम्स साइन आई के बराबर है। ठीक है, तो हमें दोनों जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और रिटर्निंग रे, दोनों जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है और रिटर्निंग रे इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, वो दोनों हमने निकाल लिया। पाथ डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा रिटर्निंग रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा कम ए डी, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस ए डी। ए बी प्लस बी सी हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो हमारा कितना आया था 2 म्यू डी बाय कोसाइन आर आया था, तो 2 म्यू डी बाय कोसाइन आर माइनस ए डी हमने कैलकुलेट कर रखा है। ए डी हमारा क्या है 2D टैन आर टाइम्स साइन आई आया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो है आपको केवल एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो दिया नहीं रहेगा, बस इतना दिया रहेगा कि इंसिडेंट रे जो है वो आई एंगल पे इंसिडेंट है। तो आपको जहाँ जहाँ आर आ रहा है पहले आपको उसको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ आर आ रहा है उसको आई में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सवाल आता है। सिंपल है। ठीक है, जहाँ जहाँ आर आ रहा है उसको आई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हुए। ठीक है, स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है, स्नेल्स लॉ अगर आपको याद होगा, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि म्यू टाइम्स साइन थीटा जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है हर मीडियम में। ठीक है, जो भी मीडियम है उसका म्यू और उस मीडियम में जो भी आपका एंगल है उसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे एयर में, ठीक है, म्यू 1 है और एंगल जो है वो आई है। ठीक है, तो 1 टाइम्स साइन आई बराबर होगा सेकेंड मीडियम जो कि इसका मीडियम म्यू है। ठीक है, कुछ म्यू वैल्यू है और उसमें एंगल आर है, तो म्यू टाइम्स साइन आर। ठीक है, ये होता है। तो देखिए जहाँ पे हमारा साइन आई है उसको हम म्यू टाइम्स साइन आर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइन आई आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम म्यू टाइम्स साइन आर से रिप्लेस कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो कॉस आर माइनस 2D
tan r, ठीक है। साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स साइन आर लिख सकते हैं। अभी आप सोचोगे यहाँ पे मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल आर में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कॉस आर माइनस 2d, tan आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर बाय कॉस आर लिख सकते हैं, ठीक है। tan का रेशियो जो है वो साइन आर बाय कॉस आर हो जाएगा। साइन साइन 2 बार आ रहा है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस आर आपका क्या कहते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो रेशियो हम ले रहे हैं, यहाँ से हमारा 2 म्यू डी आ जाएगा माइनस 2 म्यू डी, और ये साइन स्क्वायर आर आ जाएगा। 2 म्यू डी को आप कॉमन निकाल लीजिए, हमें अब यहाँ अंदर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ जाएगा हमारा, बाय कॉस आर आ गया हमारा, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, अगर आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा बाय कॉस आर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 म्यू डी कॉस आर, ये आपका जो है वो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हमारा आ गया, ठीक है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है, 2 म्यू डी कोसाइन आर होता है, ठीक। तो मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा टर्म, बस एक्स्ट्रा एक टर्म आता है, वो कोसाइन आर होता है, क्योंकि लकी पिछले वाले में हमने जब कैलकुलेट किया था तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो 2 म्यू डी आया था, ठीक है, 2 म्यू डी आया था। और यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो 2 म्यू डी ही है, बट एक एक्स्ट्रा कोसाइन आर आ गया है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो एंगल है ऑफ इंसिडेंस है वो आई जो है वो 90 डिग्री ना होकर कुछ और हो गया है, ठीक है। याद करिए, जब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई जो है अगर 90 डिग्री होता तो क्या होता, मतलब आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलर आती, ठीक है, सॉरी आई 90 नहीं, सॉरी आई अगर 0 डिग्री होता तो रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे परपेंडिकुलर आती और ऐसे ही परपेंडिकुलर निकल भी जाती, तो आर जो है उस केस में क्या हो जाता, वो भी 0 डिग्री हो जाता, ठीक है। अगर आर 0 डिग्री होता तो आप देखिए कॉस आर की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो वापस से सेम फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो बहुत लंबी चौड़ी हमने मेहनत करी, बहुत हमने ज्योमेट्री लगाई यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था कि ये डेरिवेशन आप देख लो ऊपर से, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये डिराइव करने को नहीं आएगा, जो फार्मूला लास्ट में हमने डिराइव किया वो हमारा यूज़ करने में आएगा। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड हमें पता है कि हमारी रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्निंग रे में पाई का फेज शिफ्ट है, तो हमारे जो फॉर्मूले हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के वो हमारे फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो बस हमें करना क्या है कि इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूले वही रहेंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, तो मैं ऊपर से कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो है आपका 2 म्यू डी ही रहेगा, ठीक है। कोसाइन आर बस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका बस आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा कोसाइन आर ऐड कर देना है, 2 म्यू डी कोसाइन आर और 2 म्यू डी कोसाइन आर। एंड सिंस आपका रिफ्लेक्टेड लाइट में पाई का फेज शिफ्ट आ रहा था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव वाला फार्मूला यूज़ किया था n+हाफ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्टिव वाला फार्मूला यूज़ किया था n लैम्डा। बस देखिए जहाँ 2 म्यू डी था वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोसाइन आर जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो गया है। और यहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन वाला केस अब मैं नहीं डिराइव करके दिखाऊंगा, बट आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि ट्रांसमिशन वाला फार्मूला भी यही रहेगा, बस वो कोसाइन आर जो है वैसे ही एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन इन द केस इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन में आपका क्या होगा, यही फार्मूले रहेंगे, ठीक है, ठीक। बस वो जो आपका एक्स्ट्रा कोसाइन आर वाले टर्म है वो ऐड हो जाएंगे। तो इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन, और क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट और इमर्जेंट लाइट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूले जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, बस यहाँ पे 2 म्यू डी कोसाइन आर 2 म्यू डी कोसाइन आर एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा। फाइनल टेबल में भी आपको मैं बना के दिखा सकता हूँ, यहाँ पे सेम ही टेबल रहेगा, ठीक है। इंसिडेंस एट एन एंगल के लिए वही टेबल रहेगा, बस हर फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा कोसाइन आर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो बस आप उसको ऐड कर लेंगे। और हमें जो थ्योरी डिराइव करनी थी या जो फॉर्मूले डिराइव करने थे वो हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस के लिए डिराइव कर दिए हैं। काफ़ी सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, अगर आपको क्राइटेरिया याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने सारे फार्मूले डराइव कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पे क्वेश्चन लाएंगे। अगेन आपको बस जो है फार्मूले जो हैं इस वीडियो से आपको याद रखने हैं, ठीक। और ये याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के केस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फार्मूले फ्लिप हो जाते हैं, ट्रांसमिशन के केस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फार्मूले वही रहते हैं। ओके।